के दावे की पोल खुलने लगी। देहरादून में विरोध प्रदर्शन के समय कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर 2017 की वन विभाग भर्तियों को लटकाए रखने का आरोप लगाया और सचिवालय का घेराव करने पहुंच गए, जिनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से खूब झड़प हुई। इससे पहले इन कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एक रैली भी निकाली। हाथों में एनएसयूआई के झंडे और बेरोजगारी के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर पकड़े ये लोग जैसे ही सचिवालय के पास पहुंचे, उनका सामना वहां मौजूद पुलिस बल से हो गया, जिसके बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। यह हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी वहां पहुंच गए, जिन्हें देख जोश में आए कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधों पर बैठा लिया। हरीश रावत ने भी सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे कार्यकर्ताओं से अपना समर्थन जताया और राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। ये सरकार हर लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाना चाहती है, नौजवानों के आंदोलन को भी दबाना चाहती है। कांग्रेस राज्य सरकार पर वन विभाग भर्ती मामले को लटकाने का आरोप लगा रही है, जिसके लिए इस साल फरवरी में परीक्षाएं हुई थी। यही वजह रही कि उसके छात्र संगठन एनएसयूआई ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में लोग महामारी से बचने के लिए मौत की देवी से दुआ मांगने लगे। मेक्सिको में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से लोग काफी खौफ में हैं। और इसी खौफ की वजह से उन्होंने देवी के सामने जिंदगी की गुहार लगानी शुरू कर दी, जो इस इलाके में मौत की देवी के नाम से जानी जाती है। राजधानी मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में देवी की कई फीट ऊंची मूर्ति के सामने लोग सिर झुकाते और फरियाद करते नजर आए। कई लोग तो घुटनों के बल चलते हुए वहां जिंदगी की गुहार लगाने पहुंचे। बताया गया कि महामारी के फैलने के बाद से वहां लोगों ने बड़ी संख्या में आना शुरू कर दिया है। esta pandemia obviamente los devotos más han querido venir, ¿no? En este culto इलाके के लोगों के बीच देवी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वहां कई दुकानों में भी देवी की अलग अलग आकार की मूर्तियां रखी नजर आईं। पुजारी हत्या मामले में राजस्थान की सीआईडी ने पीड़ित परिवार से पूछताछ की। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के मामले में सीआईडी की टीम ने दूसरे दिन भी घटना वाली जगह पर जांच की। साथ ही इस टीम ने पीड़ित परिवार के लोगों से भी पूछताछ की। कुछ दिन पहले जमीन विवाद में इस पुजारी की जलाकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली सरकार ने हिंदू राव अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया, यानी अब वहां कोरोना के किसी मरीज का इलाज नहीं होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने हिंदू राव अस्पताल को 14 जून को कोरोना अस्पताल घोषित किया था, लेकिन कुछ दिन पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस अस्पताल का नाम इस सूची से हटाने की मांग की थी, क्योंकि अब वहां कोरोना मरीजों की संख्या भी कम थी। साथ ही इस अस्पताल का मेडिकल स्टाफ वेतन न मिलने पर लगातार हड़ताल कर रहा था। चेन्नई एयरपोर्ट पर पुलिस ने ड्रग्स की खेप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि ये लोग मसालों के पैकेट में ड्रग्स छिपाकर ले जा रहे थे और ये सभी पैकेट ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने थे। इनकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद यूपी सरकार ने भी गुरुवार से सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। सरकार ने साफ किया, सिनेमाघर में सिर्फ 50% ही दर्शक होने चाहिए। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन में अभी सिनेमाघर नहीं खुलेंगे। यूपी के अलीगढ़ में एक मकान में हुए जोरदार धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि धमाका मकान में रखे एक सिलेंडर में हुआ, जिसकी चपेट में मकान के अलावा आसपास के भी कई लोग आ गए। धमाका होते ही हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहां राहत बचाव दल की टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद घायल लोगों को फटाफट अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। जिस घर में ये धमाका हुआ वो खंडर में तब्दील हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में बगल के कई मकान भी आ गए, जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद जब इलाके के कांग्रेस के एक नेता लोगों का हाल जानने पहुंचे, तो वो वहां मौजूद लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। इलाके के कुछ लोग उनके साथ मारपीट करते नजर आए। दक्षिण भारत के कई शहरों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से वहां के नदी नाले उफान पर आ गए और उनका पानी बाढ़ की शक्ल में रिहायशी इलाकों में बहने लगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखा। सड़कों पर भरा पानी मकानों में भी घुसता दिखा। हालात ऐसे हो गए कि सड़क और नदी में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। कर्नाटक के गदग में भारी बारिश के बाद एक दीवार ढह गई और इस दौरान वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए।
ऐसी ही कुछ तस्वीरें एक और इलाके से भी सामने आई, जहां बारिश और बाढ़ का पानी एक मंदिर में भर गया और उसके पुजारी को कमर तक भरे पानी में खड़े होकर भगवान की पूजा करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, जहां लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां एक इमारत के ढहने से एक आदमी की मौत भी हो गई। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आखिरकार रिहा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही उन्हें पीएसए के तहत नजरबंद रखा गया था। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पीएसए के तहत नजरबंद किया गया था। तब से अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। आखिरकार करीब 14 महीने बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया। महबूबा की अनुपस्थिति में उनका ट्विटर अकाउंट उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चला रही थी। इल्तिजा ने ट्वीट कर कहा, महबूबा मुफ्ती की गैर कानूनी हिरासत की अवधि खत्म होने के साथ ही मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस बीच मेरा साथ दिया। मैं आप सभी की एहसानमंद हूं। महबूबा की रिहाई की खबर पर उनके राजनीतिक विरोधी उमर अब्दुल्ला ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि करीब 1 साल से ज्यादा समय से हिरासत में चल रही महबूबा मुफ्ती साहिबा की रिहाई की खबर सुनकर मैं बेहद खुश हूं। उनकी लगातार बढ़ती हिरासत एक त्रासदी थी और लोकतंत्र के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ थी। आपका स्वागत है महबूबा। वहीं बीजेपी ने कहा कि 370 हटने के बाद घाटी के हालात खराब नहीं हो, इसीलिए महबूबा, फारूक और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं को नजरबंद रखा गया था और हालात सही होने पर सभी को बारी बारी से छोड़ा जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो इन लोगों को हालात ख़राब ना करें, इसलिए डिटेंशन में रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे अब सभी को छोड़ दिया गया है। महबूबा मुफ्ती का भी एक जिस प्रकार से गलत बयानबाजी होती थी, एंटी नेशनल बयानबाजी होती थी, उस सभी को मद्देनज़र रख के उनको किया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे हालात जम्मू कश्मीर में नॉर्मल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक उचित समय सरकार ने समझा होगा, इसका रिव्यू किया होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। बारिश की वजह से वहां के मूसा बावली इलाके में एक पुरानी इमारत की दीवार दूसरे घरों पर गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के दबे होने की खबर है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इमारत का हिस्सा गिरने की खबर मिलते ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। हादसे की खबर पाकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी घटनास्थल पर पहुंचे, हालात की जानकारी ली। 2 घरा में जुमला एक 8 जने का इंतकाल हो गया बोल के मालूम हुआ। हम लोग यहाँ पे आए, इमीडिएटली फ़ौरन हमारे इंस्पेक्टर, हमारे एसए और पूरे सब टीम मिल के सब जो कुछ भी मरहूम है वो लोगों को और मार लगे सुनो सबको भी ओवैसी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट करें। और उसमें एक 4 जख्मी है, वो लोगों का कंडीशन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 तस्वीर आपके सामने है। दरअसल एक इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी, जिसका हिस्सा गिरा, दूसरे मकानों पर हिस्सा गिरा, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 3 बच्चे इसमें शामिल हैं। दरअसल हैदराबाद में तेज बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, तेज बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और यही कारण रहा कि जो एक इमारत पुरानी हो चुकी थी वो तेज बारिश को झेल नहीं पाई। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर हैदराबाद में सड़कों पर पानी भर चुका है तेज बारिश की वजह से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस उनका जुलूस निकालते हुए उन्हें पैदल ही थाने लेकर गई। इन दोनों पर एक ऑटो चलाने वाले शख्स की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। मामूली सड़क हादसे के बाद इतनी बेरहमी से पिटाई की देखने वालों की रूह कांप उठे। बालों से खींचता हुआ एक लड़का पहले उसे सड़क के बीच में लेकर आया। पिटाई से बेहाल ऑटो ड्राइवर अजीत बेहोश दिख रहा था, लेकिन उसे जानवरों की तरह लोहे की प्लेटों पर पटक दिया गया। अगले ही पल वो लड़का लोहे की एक भारी भरकम प्लेट उठाकर उस पर मारने लगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। पहले आरोपियों ने रोकने वालों को धमकाकर भगाया और फिर जोर से लोहे की प्लेट से उसे मारा। गुस्सा शांत नहीं हुआ और अजीत पर थप्पड़ों की बरसात भी होती रही। आरोपी उसे बाल से पकड़कर सड़क पर घसीटता रहा। फिर उसने अपने एक साथी की बाइक की पिछली सीट पर ऑटो ड्राइवर को अधमरी हालत में पटक दिया। अजीत के पांव सड़क पर घिसट रहे थे, लेकिन बेपरवाह आरोपियों ने उसे इसी हालत में सड़क पर घुमाया। जिस बाइक पर आरोपी आए थे उस बाइक की नंबर प्लेट भी बिल्कुल साफ थी, यानी उस पर कोई नंबर नहीं था। मारपीट करने वालों का एक और दोस्त भी वीडियो में दिखा, जो लाल रंग की गाड़ी में घटना वाली जगह पर पहुंचा था।
उसने भी बेबस ऑटो ड्राइवर पर बेरहमी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी लात घूंसों की बरसात कर दी और लोगों से उसका ऑटो जलाने को कहने लगा। ये गाड़ी जला दो इसकी। सड़क पर लोगों की काफी भीड़ थी, लेकिन इन लड़कों को रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। कई लोगों ने मोबाइल से घटना के वीडियो बनाए जो इंटरनेट पर वायरल हो गए। हालांकि जिस सड़क हादसे के बाद ये मारपीट शुरू हुई उसमें मारपीट करने वाले लड़के शामिल नहीं थे। ऑटो की टक्कर एक दोपहिया से हुई थी जिसे एक लड़की चला रही थी, लेकिन टक्कर लगने के फौरन बाद ये लड़के मौके पर आ गए और इन्होंने ऑटो ड्राइवर को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पुलिस भी हरकत में तभी आई जब घटना के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए। पुलिस वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे और उसका बयान दर्ज किया। 2 मिनट नहीं लगा, उन लोग आए, बड़ा कार से आए, कोई बाइक से आए, सब मारने लगे मेरे को। ये भी नहीं पूछे कि क्या दिक्कत था, कैसे हो गया, कुछ नहीं। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की और वीडियो की तफ्तीश शुरू होते ही मारपीट करने वाले लड़कों की पहचान भी हो गई। ये जो दोनों हैं इन पे ऑलरेडी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, 13-14 प्रकरण इन पर पंजीबद्ध हैं। पुलिस ने बिना देर किए दोनों आरोपियों को ढूंढा और गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले एक कमजोर और लाचार को पीट कर डॉन बने दिख रहे दोनों आरोपी कानून के सामने बिल्कुल बेबस दिखे। पुलिस वाले दोनों बदमाशों को नंगे पांव ही थाने तक लेकर गए। सड़क पर जमा भीड़ तमाशा देखती रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी ये कहने में देर नहीं लगाई कि राज्य में कानून का राज है। 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है या कानून का राज्य है। न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी न पठानी ब्याज चलेगा। यहाँ कानून का राज चलेगा। पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 लड़कों को आरोपी बनाया है, जिनमें 2 की गिरफ्तारी हुई है जबकि 2 अभी फरार हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से परेशान करने वाली एक तस्वीर सामने आई जिसमें उफनते नाले में कुछ लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। बताया गया कि एक ही परिवार के 4 मेंबर नाले को पार कर रहे थे, तभी उनकी कार पानी के तेज बहाव में बह गई और इस हादसे में वो एक सदस्य को खो बैठे। लेकिन जो लोग बच गए उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। इलाके के लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने एक एक कर उनका रेस्क्यू शुरू किया। इस बीच पानी के बीचों बीच 2 लोग एक पेड़ के सहारे अपनी जान बचाते नजर आए, जिन्हें एक रस्सी की मदद से नाले के छोर तक लाने की कोशिश की गई। जबकि कुछ लोग नाले में बह रही एक महिला को बाहर निकालने के लिए पानी में उतरे, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बाहर तक लाया गया। बाद में बाकी 2 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज हाथरस केस में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। आज हाथरस केस में सीबीआई जांच का तीसरा दिन है। इससे पहले कल सीबीआई ने पीड़ित के भाई से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई पीड़ित के भाई को उसके घर से लेकर अपने कैंप ऑफिस गई थी, जहां उससे देर रात तक पूछताछ होती रही। बताया गया कि सीबीआई ने पीड़ित के भाई से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने इस केस की सच्चाई पता लगाने के लिए पीड़ित के परिवार के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। हरियाणा और पंजाब में किसानों ने पराली को आग लगाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 की टीमें पंजाब और हरियाणा के खेतों में पहुंची, जहां किसानों ने धड़ल्ले से कैमरे के सामने ही पराली को आग लगा दी और सरकार को सीधी चुनौती दी। पंजाब के संगरूर में किसानों को सरकार का कोई डर नहीं। देखते ही देखते किसानों ने कैमरे के सामने ही पूरे खेत में आग लगा दी। पराली जलते ही धुआं आसमान में फैल गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के संगरूर जिले में। एक गांव के खेत की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से जो किसान हैं वो अपनी पराली यहां पर जला रहे हैं। पराली को आग लगाने वाले किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने वादे तो किए, लेकिन किसानों को सब्सिडी का 1 रुपया भी नहीं मिला। पिछले साल भी बोला था, अब नहीं कोई दिया। अगर सरकार सब्सिडी देगी तो हम अपने आप ही वो करेंगे, जलाना बंद कर देंगे। ऐसा ही हाल हरियाणा का भी है। हरियाणा के करनाल में भी खेतों से लपटें उठती हुई दिखी। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाने में किसानों को जरा भी डर नहीं है। करनाल जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आपको देखकर काफी हैरानी होगी कि दोपहर का वक्त है और खेतों में पराली को किस तरीके से जलाया जा रहा है। हालांकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में पराली जलाने पर रोक है, जिसके लिए किसानों पर जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान है। लेकिन किसान न सिर्फ पराली जला रहे हैं, बल्कि साफ कह रहे हैं कि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। जबकि पराली जलने की वजह से दिल्ली के लोगों का सांस लेना मुश्किल होने लगा है और दिल्ली की सुबह धुएं वाले कोहरे के साथ होने लगी है। सुबह की सैर के लिए निकलने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत शुरू हो चुकी है। यही चिंता दिल्ली सरकार को भी सताने लगी है। चिंता ये हो रही है कि अब आसपास के राज्यों के अंदर फिर से पराली जलने का काम शुरू हो गया है और जिसकी वजह से धुआं अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगा है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूसा इंस्टीट्यूट के बनाए एक बायो डिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के कुछ खेतों में किया। ये ऐसा केमिकल है जिसके छिड़काव के बाद पराली को न जलाने की जरूरत पड़ती है और न ही हटाने की। अगले कुछ दिन के अंदर ये सारे 700-750 हेक्टेयर में छिड़काव हो जाएगा और उसके बाद 20-25 दिन के अंदर ये पूरी ज़मीन जो है वो ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी सारी पराली, और अगली फसल बोने के लिए 20-25 दिन में ज़मीन इनकी तैयार हो जाएगी। नगर निगम ने भी दिल्ली में एंटी स्मॉग गन का छिड़काव शुरू कर दिया। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने ऐसी 10 एंटी स्मॉग गन को काम पर लगा दिया है। खास तौर पर इन्हें उन जगहों पर लगाया गया जहां निर्माण का काम चल रहा है। ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास ही लगाए गए हैं ताकि इस तरीके से एंटी स्मॉग गन के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन साइट से होने वाले पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। मौसम पर नजर रखने वाली एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश से कुछ लोग पानी के बहाव में फंस गए। बाढ़ जैसे हालात के बीच एक सड़क पर फंसे हुए इन लोगों को निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसके लिए कुछ लोग रस्सी लेकर उफनती लहरों में उतरते दिखे। इन लोगों के लिए तेज बहाव और घुटनों तक के पानी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह वो पार पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके बाद ये लोग दूसरे छोर पर फंसी एक महिला को इसी रस्सी के सहारे लेकर लौटने लगे, लेकिन बीच में बहाव तेज होने की वजह से महिला लड़खड़ा गई और लहरों के बीच डगमगाने लगी। इस बीच महिला के साथ चल रहे लोगों ने उसे संभाला और सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। उत्तरी चीन के कुछ इलाकों में पतझड़ के मौसम में ऐसी भारी बर्फबारी हुई कि लोगों को सर्दी का ट्रेलर देखने को मिल गया। मौसम की पहली बर्फबारी के साथ वहां पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। और हाल ये हो गया कि चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में तो सड़कें नजर ही नहीं आई। उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, इतनी मोटी कि हाथ कलाई तक बर्फ में घुस जाएं। सामने आई एक तस्वीर में तो एक कार पूरी तरह बर्फ से ढकी दिखी। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी, पेड़ तक अपनी हरियाली खो बैठे। चीन के सबसे उत्तरी छोर पर हेलोंगजियांग प्रांत में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां के एक शहर में तो तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि वहां सालाना औसत तापमान -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हाथरस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कई सख्त आदेश दिए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के समय कोर्ट ने इस केस में 11 पेज का एक आदेश जारी किया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने हाथरस के डीएम से नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने उन बयानों पर भी नाराजगी जाहिर की जिनमें पीड़ित के साथ रेप नहीं होने की बात कही गई थी। हाथरस के निलंबित एसपी विक्रांत वीर सिंह को 2 नवंबर की सुनवाई में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को बेवजह की बयानबाजी से बचने को कहा गया है और सीबीआई को भी आदेश दिया गया है कि वो जांच को मीडिया के साथ साझा न करे। हाईकोर्ट सबसे ज्यादा नाराज रात में पीड़ित के अंतिम संस्कार किए जाने से है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि बिना परिवार की मंजूरी के शव क्यों जलाया गया। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चलाई जा रही लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र सरकार की मांग को मानते हुए पश्चिम रेलवे ने 15 अक्टूबर से लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद 15 तारीख से पहले से चल रही ट्रेनों के अलावा 200 लोकल ट्रेनें ज्यादा चलाई जाएंगी। मुंबई में लोकल ट्रेनें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन उनमें बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया। इनमें ज्यादातर ट्रेनें सुबह और शाम के वक्त चलाई जाएंगी, जब लोगों के दफ्तर जाने और घर लौटने की वजह से स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो नदी बह रही हो। ऐसी एक सड़क को पार करते वक्त पुलिस की एक गाड़ी बीच में फंस गई। इसके बाद पुलिस के जवानों ने काफी कोशिश की गाड़ी को पानी से बाहर निकालने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। टॉम क्रूज ने इटली की राजधानी रोम में अपनी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। 7 साल की शुरुआत में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इटली में फिल्म की शूटिंग रोक दी गई और जब वो दोबारा शुरू हुई तो टॉम क्रूज पूरी फॉर्म में नजर आए। जितना रोमांच मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फिल्मों में होता है, उतना ही शूटिंग में भी दिखा। को स्टार हेली एटविल के साथ टॉम क्रूज एक के बाद एक खतरनाक स्टंट करते नजर आए। कभी उन्होंने रोम की संकरी गलियों में तेजी से कार दौड़ाई तो कभी स्पोर्ट्स बाइक भी चलाई। एक्शन सीन से पहले टॉम क्रूज थोड़े गंभीर भी नजर आए और डायरेक्टर की एक एक कमांड को गौर से सुनते दिखे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों और मीडिया का जमावड़ा लग गया तो उन्होंने कैमरों की तरफ देखकर हाथ भी हिलाया। हिमाचल प्रदेश के मंत्री रामलाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हिमाचल प्रदेश के मंत्री रामलाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया।
यूपी के गोंडा में पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी पर 3 नाबालिग बहनों पर तेजाब से हमला करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाएगा। ये जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रवक्ता ने ट्वीट कर दी। पिछले साल अगस्त में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से वो नजरबंद हैं। हरियाणा के हिसार में एक बाल सुधार गृह से भागी 17 बच्चों को पकड़ लिया गया। कश्मीर घाटी के युवाओं को भड़काने के लिए आतंकी संगठन सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पिछले कुछ वक्त में कश्मीर के अंदर नए आतंकी संगठन उभरे हैं और वहां के युवाओं को बरगलाने के लिए वो सोशल मीडिया को जरिया बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि कुछ खास ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ऐप के जरिए कश्मीर के युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले ट्वीट किए जा रहे हैं ताकि घाटी के युवा उनके बहकावे में आ सके। हालांकि पिछले काफी वक्त से सुरक्षा बल के अभियानों की वजह से कश्मीर घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। अब सोशल मीडिया ही एक ऐसा औजार बचा है जिसके जरिए किसी भी तरीके से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जुगत में भिड़े हुए हैं। ईडी को हाथरस केस के बहाने यूपी में जाति हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद पीएफआई से जुड़े 4 आरोपियों से पूछताछ की इजाजत मिल चुकी है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में पूछताछ की इजाजत लेने के लिए कई दलीलें दी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि 4 आरोपियों अतीकुर रहमान सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम के बयान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेने की अनुमति दी जाए। ईडी ने दलील दी कि 4 मेंबर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सक्रिय मेंबर हैं, जिन्हें मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया कि यूपी पुलिस ने 4 के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की थी। ईडी ने 2020 फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में पीएफआई की भूमिका का भी जिक्र किया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को 4 से पूछताछ की इजाजत दे दी। सीबीआई ने हाथरस केस की जांच शुरू कर दी और उसकी टीम ने पीड़ित के गांव पहुंचकर घटना से जुड़ी जगहों का मुआयना किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई एक्शन में और अपनी जांच के पहले ही दिन वो उस जगह पहुंची जहां पीड़ित का रातों रात अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा बवाल इसी बात पर हुआ। जिस खेत में पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया था वहां सीबीआई की टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसके सदस्यों ने एक पैकेट में उस जगह से कुछ चीजें इकट्ठा की और उन्हें अपने साथ ले गए। सीबीआई के अधिकारी यहीं पर पहुंचे हैं और लगातार मुआयना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुआयना करने के बाद जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहां से निकल रहे हैं। सीएफएसएल की टीम उनके साथ निकल रही है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन का भी मुआयना किया। वहां उसने करीब 3 घंटे बिताए और मौका वारदात की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान इस मामले में अहम गवाह और पीड़ित की मां को भी बुलाया गया, जो अस्पताल से सीधा वहां पहुंची। अब सीबीआई की टीम अब जांच करने के बाद बाहर निकल रही है। इस वक्त में 1:20 हुए हैं। देखते हैं किस तरह से पीड़िता की मां को लेकर सीबीआई की टीम अब खेत में जा रही है। सीबीआई ने अपने पहले दिन की जांच में वीडियोग्राफी भी करवाई और हाथरस केस से जुड़ी हर जगह को तस्वीरों में कैद किया। वहीं हाथरस केस से जुड़ी 2 अहम जगहों पर जांच के बाद सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची और उनसे घटना पर बात की। जिस समय सीबीआई के अधिकारी पीड़ित के घर में थे उस समय बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा नजर आई। पीड़ित के घर का दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि कोई अंदर न जा सके। सीबीआई के अधिकारी करीब आधे घंटे तक घर में रहे और जब वो बाहर निकले तो पीड़ित का भाई उनके साथ था। इससे पहले क्राइम सीन पर भी वो उसे अपने साथ ले गए थे। घटना वाले दिन पीड़ित का भाई उस खेत पर था और इसीलिए सीबीआई उसे इस केस की अहम कड़ी मान रही है। देख सकते हैं पीड़ित के भाई को सीबीआई की टीम क्या बातचीत हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो सीबीआई की टीम को लेकर निकल चुकी है पीड़ित के भाई को। यूपी के मथुरा में एक लड़की से हथियार के दम पर रेप की कोशिश की गई। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 4 से 5 लोग एक लड़की के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो एक कंपनी में काम करती है जो जमीन बेचने खरीदने के काम से जुड़ी हुई है। लड़की ने बताया कि वो एक ग्राहक को जमीन दिखाने गई थी, लेकिन तभी 4 से 5 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, हथियार के दम पर इसके साथ रेप की कोशिश की। पीड़ित के मुताबिक शोर मचाने पर वहां आसपास मौजूद दूसरे लोग जब आए तो आरोपी भाग गए। फिलहाल पुलिस ने लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और वीडियो फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। मैं अपने क्लाइंट को, जिनका नाम श्री बबलू है, उन्हें लेके गई थी प्लॉट दिखाने। तो वहाँ कुछ लोग पीछे से आए, 4 लोग थे, वो पीछे से आए और बदतमीजी करने लगे। मुझे हथियार दिखाकर मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे साथ दुराचार करने की कोशिश की। तब मैंने शोर शराबा किया तो वहाँ के अगल बगल के लोग आए और उन्हें देखकर वो लोग भाग गए। महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर खोलने की मांग करते हुए उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए।
महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट और बार तो खोले जा चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने पूजा करने की जगहों को खोलने की इजाजत नहीं दी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। पुणे के तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के सामने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। चेहरे पर मास्क, गले में बीजेपी के झंडे वाला पटका और हाथों में तख्तियां लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। एक कार्यकर्ता को रामलीला की पोशाक पहनाकर कुंभकर्ण बना दिया गया और सड़क पर सोते हुए दिखाया गया। फिर बाकी नेता और कार्यकर्ताओं से उद्धव सरकार बताकर नींद से जागने को कहते रहे। सड़क पर सोए कुंभकर्ण को कोई उद्धव ठाकरे, कोई महाअघाड़ी सरकार तो कोई संजय राउत कहकर जगाने लगा। संजय राउत उठा, संजय राउत। बीजेपी के नेताओं ने धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो लोग खुद जाकर मंदिरों के ताले खोल देंगे। अगर आपने मंदिर मस्जिद नहीं खुलवाए तो जनता रास्ते पर उतरेगी और इससे बड़े आंदोलन करेंगी और खुद जाकर मंदिरों के ताले खुलवाएगी। ऐसे ही प्रदर्शन महाराष्ट्र के कई शहरों में हुए, जिनमें सबसे ज्यादा हंगामा मुंबई में हुआ। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। हालात संभालने के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि बीच सड़क पर बीजेपी के नेताओं ने सिद्धिविनायक की पूजा शुरू कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा की थाली भी सजा ली और गणपति की मूर्ति भी हाथों में पकड़ ली। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी कि वो खुद सिद्धिविनायक के मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, इसलिए भारी पुलिस बल पहले से तैनात था। थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाने वाले हैं और सभी ने कायदे भंग करने वाले हैं और इसलिए हम लोग थोड़ी देर के बाद मंदिर में जाके दर्शन लेने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शन के लिए सिद्धिविनायक मंदिर के ठीक सामने मंच सजाया गया था। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। मंदिर खोलने को लेकर आज बीजेपी एक दिन का सांकेतिक उपवास कर रही है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नारे लगा रहे हैं और मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही सड़क पर जमा भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ने लगी, पुलिस ने घेरा बनाकर उन्हें रोक लिया। हालात काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन बीजेपी का विरोध केवल मुंबई और पुणे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के कई बड़े मंदिरों के बाहर कुछ इसी तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए, जिसमें शिरडी का साईं बाबा मंदिर भी शामिल है। मंदिर के सामने ही छोटा सा टेंट लगाया गया, जिसमें साईं बाबा की पूजा की गई। पूजा पाठ में साधु संत भी शामिल हुए। मुंबई के पास वसई के जीवदानी मंदिर के सामने भी सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए। जीवदानी मंदिर वसई का बड़ा मंदिर है, जिसमें ताला मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं लगा है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए और घंटों तक नारेबाजी करते रहे। हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि शिवसेना ने इसे सीधा सीधा सियासी हंगामा करार दे दिया। शिवसेना ने बीजेपी को पहले उन राज्यों के मंदिर खोलने की नसीहत दी जहां बीजेपी की सरकार है। क्या उत्तर प्रदेश में मंदिर खुले कर दिए? क्या बिहार में मंदिर खुले कर दिए? क्या गुजरात में मंदिर खुले कर दिए? क्या मध्य प्रदेश में मंदिर खुले कर दिए? बताओ तो सही, जब वहां नहीं यहाँ क्यों? बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार नहीं झुकी तो उद्धव सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर पूजा स्थलों को खोलने की मांग की, लेकिन राज्यपाल की ये चिट्ठी शरद पवार को खटक गई, जिसके बाद पवार ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यह कहा कि राज्यपाल को किसी भी मुद्दे पर अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राज्यपाल ने किया वो गलत है। राज्यपाल की चिट्ठी में हिंदुत्व और सेकुलर शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर शरद पवार ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि वो राज्यपाल के इन शब्दों के इस्तेमाल करने पर दुखी हैं। बक्सर में महिला से दरिंदगी और उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ चल रही है। इस केस में पीड़ित ने गैंगरेप किए जाने का बयान दिया था, लेकिन शनिवार को हुई घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। शनिवार को पीड़ित महिला और उसका बच्चा बंधी हुई हालत में एक नदी में मिले थे। बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी थी। महिला के परिवार वालों ने गैंगरेप की बात कही थी। तो अभी तक गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। आप समझिए 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। यहां तक कि अधिकारी और डॉक्टर भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बक्सर पहुंचे। महिला से दरिंदगी के मामले में डीजीपी और एसपी से बातचीत की। अधिकारियों से मुलाकात के बाद अश्विनी चौबे ने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि महिला और उसके बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
बिहार में चुनाव का शोर है और बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने इलाके में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। लेकिन बक्सर की चर्चा एक रेप कांड को लेकर भी हो गई है, उस पर भी बात करेंगे और राजनीतिक मसलों पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बात बक्सर के उस घटना की जिसकी चर्चा हो रही है, क्या अब तक हुआ है? 3 दिन में कोई रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई, मेडिकल रिपोर्ट की बात करें या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो क्या हो रहा है? आपकी किसी अधिकारी से बातचीत? मुझे लग रहा है कि कल मैं देवघर में एम्स देवघर की बैठक ले रहा था, उसके डायरेक्शन में गया था। वहीं मुझे इस घटना की जानकारी हुई और तुरंत मैंने बातचीत करके और यहाँ के एसपी से, डीजीपी बिहार से बातचीत किया रास्ते में ही, और मैंने कहा तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसकी सूचना मुझे जाए कि कौन लोग, ये घटना बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक भी है कि एक बच्चा, छोटा सा बालक, उसकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। और साथ साथ जो गैंगरेप की बात आई है उस पर पूरी प्रशासन जांच कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हमें सूचना भी आज भी एसपी के माध्यम से हमें सूचना दी गई थी। यूरोप के देश बेल्जियम में एक नदी के किनारे प्लास्टिक के कचरे से निजात दिलाने के लिए इंजीनियरों ने एक विशाल वैक्यूम क्लीनर बना डाला। ये बड़ा वैक्यूम क्लीनर छोटे से छोटा प्लास्टिक का कूड़ा आसानी से बीन सकता है। और वहां के एंटवर्प शहर से सामने आई तस्वीरों में वो अनोखा वैक्यूम क्लीनर मिट्टी में बिखरे प्लास्टिक के बारीक से बारीक टुकड़े बीनता नजर आया। उसने घंटों के इस झंझट भरे काम को मिनटों में ही निपटा दिया। अगर किसी सफाई कर्मचारी को हाथ से प्लास्टिक का वो कचरा साफ करना पड़ता तो दिन में तारे दिख जाते और तो और कई लोगों को कमर कसनी पड़ती। लेकिन वैक्यूम क्लीनर अकेला ही काफी दिखा। इतने बड़े वैक्यूम क्लीनर को चलाने के लिए बाकायदा एक छोटी गाड़ी भी लगी नजर आई। खास बात यह कि कचरा बीनते वक्त वैक्यूम क्लीनर मिट्टी और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बताया गया कि नदी किनारे जमा हुआ बड़ा कचरा तो साफ हो जाता था, लेकिन मिट्टी में घुले मिले प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हमेशा सिरदर्द बने रहते थे। इसका तोड़ निकालने के लिए यह वैक्यूम क्लीनर बनाया गया। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।